तो परीक्षा से पहले पूरा पेपर अवश्य देख लें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा आज के प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को क्या कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्षार धातुएं। क्या कहा जाता है, क्षार धातुएं। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। जबकि ये क्षारीय मृदा कौन से वर्ग को कहा जाता है। क्षारीय मृदा जो है साथियों, ये दूसरे वर्ग को कहा जाता है, दूसरे वर्ग को। और ये हाइड्रोजन जो है साथियों, ये 17, ये किसको कहा जाता है साथियों, 17 वर्ग को कहा जाता है। और आदर्श गैस या तो ये 18वां समूह होता है या फिर शून्य समूह, ठीक है। 18वें समूह को ही शून्य समूह कहा जाता है। ये सभी चीजें आपको याद होना चाहिए। देखते हैं आगे देखिए साथियों, ये रहा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कहता है, दिए गए ग्राफ के अनुसार कौन सा खुदरा विक्रेता 16 रुपया से 18 रुपया की कीमत में रेंज में उत्पादन 3 प्रदान करता है। तो यहां पर देखो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3, यानी कि 3 टाइप के प्रोडक्ट उत्पादन किए जाते हैं। एक प्रोडक्ट 1, एक प्रोडक्ट 2, एक प्रोडक्ट 3। तो यहां पर देखो इसमें भी ये रिटेलर 1 है और ये रिटेलर 2 है, ये रिटेलर 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। ये सातों रिटेलर जो हैं ये प्रोडक्ट 1, 2, 3 तीनों उगाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा रिटेलर, कौन सा विक्रेता है जो 16 रुपया और 18 रुपया की रेंज में उत्पादन 3 प्रदान करता है। आप यहां पर देखिए जो लास्ट में वही 3 है। तो यहां पर देखो ये जो लास्ट वाला है ये केवल 14 तक आकर रुक गया, इसका मतलब ये नहीं है। ये देखिए साथियों 16 और 18 के बीच में है, ये 16 और 18 के बीच में, बाकी 18 से ज्यादा है, ये भी 18 से ज्यादा और ये 18 से कम, ये 18 से बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साथियों रिटेलर जो 2 है यानी कि खुदरा विक्रेता 2, यही साथियों 16 से 18 के बीच में, 18 की बीच के रेंज में उत्पादन 3 प्रदान करता है, प्रोडक्ट 3 प्रदान करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है। साथियों कृषि के संबंध में एमएसपी का पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता वर्ग सरीसृप में क्या विशेषताएं होती हैं ये बताना है। तो भैया जो वर्ग सरीसृप होता उसमें साथियों सल्क जैसे बाल होते हैं। क्या होते हैं, सल्क जैसे बालों की कमी होती है। जो बाल होता है वो सल्क यानी कि खाल के साथ में होता है। और शुष्क त्वचा होती है, या फिर शुष्क ग्रंथियां होती हैं। शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, तो ये देखिए ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि साथियों यदि a प्लस 1/a बराबर में है साथियों 5, तो भैया a, तो किसका मान पता करना है, तो भैया क्या करना है, तो a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 का मान बताओ। तो बिल्कुल बता देंगे। यहां पर देखिए अगर ये 2 बार इसका स्क्वायर कर देंगे इसका पावर 4 आ जाएगा। तो पहले हम a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान पता कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए a स्क्वायर प्लस और 1/a का स्क्वायर, ठीक है, ये मान पता करेंगे। तो आपको करना क्या है, ये बराबर में a प्लस 1/a जो दिया गया 5, इसी का 5 का स्क्वायर करके 2 घटा देना। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गए 30, यानी कि a स्क्वायर प्लस 1/a
ए स्क्वायर, ये हो गया 23। अब इसका फिर से जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसी नंबर का 23 का स्क्वायर करके 2 घटा देना। 23 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों 529 हो जाएगा, और 529 में से 2 जाएगा, बचेगा 527। 527 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साथियों ए का पावर 4 प्लस 1 बटे ए का पावर 4, इसका मान हो गया 527। ये कहां पर है साथियों? एकदम इजी से तरीके से। ये साथियों तरीका है कि अगर स्क्वायर का पूछे तो आपको स्क्वायर करके 2 घटा देना है बस, ठीक है। अगर यहां पर माइनस चिन्ह लगा होता तो वही 2 घटाने के बजाय हम जोड़ देते, ठीक है, घटाने के बजाय जोड़ देते, ठीक है। यहां पर देखो कहता है निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साथियों रिव्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण साथियों क्या होता है? उत्तल दर्पण जो होता है साथियों, वो जो साथियों बाहर की ओर उभरा होता है और उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा, कहता है यहां पर देखिए, कहता है कि 8 मीटर और 12 मीटर की ऊंचाई की 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। दोनों स्तंभों के शीर्ष से एक रस्सी एक दूसरे के तल तक खींची जाती है। जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सियां एक दूसरे को काटती हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। देखिए एक स्तंभ ये रहा साथियों, ठीक है। ये स्तंभ हम मान लेते हैं साथियों कि इस स्तंभ की लंबाई जो है वो 12 मीटर है, और एक स्तंभ ये रहा जिसकी लंबाई साथियों कितनी है? जिसकी लंबाई 8 मीटर है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 मीटर है, इसकी लंबाई 12 मीटर। ये इसके शीर्ष हो गए। अब यहां पर ये क्या कहता है? आपसे कहता है कि इसका शीर्ष इसके साथ मिला दो और इसका शीर्ष इसके साथ मिला दो। जो ये कितने ऊंचाई पर क्रॉस कर रहे हैं रस्सियां, यही आपको बताना है। ये देखिए ये चीज आपको बताना है। ये जो एच मैंने बताया यही एच आपको बताना है। तो ये कैसे करेंगे? ये कैसे? तो यहां पर देखो अगर इसका मान ए और बी रख दें और इसका मान सी और डी रख दें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो, यहां पर अगर ओ होता सीधा सीधा एच बराबर कैसे निकालेंगे? एच बराबर आप निकालेंगे कि ए बी गुणे सी डी बटे में ए बी प्लस सी डी। इतना बात क्लियर हुई? तो ए बी का मान 12 है और गुणे सी डी का मान 8 है, और 12 8 यहां पर 12 और 8 ये जोड़कर, तो यहां पर देखो एच का मान क्या होगा? यहां पर साथियों कितना हो गया? 12 8 20 हो गया। कितना हो गया? 12 8 20 हो गया, और ये 12 8 96 हो गया। ये इधर 12 8 96 और ये हो गया 12 8 20, ठीक है। अब इसको 4 से हम काटते हैं क्योंकि 4 से कट रहा। 4 से ऊपर काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 4 दूना 8 और 4 चौके 16 24 बार में। वो 4 से काटेंगे 5 बार में। तो आप देख रहे हैं आगे जाने की आवश्यकता नहीं, 24 बटे 5 मीटर यही ऐसे ही ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? सही है, ठीक है। तो कौन सा है? कहता है एक ही निकाय पर लागू होता है और एक ही बल विपरीत दिशा में। ये नहीं, एक ही निकाय पर नहीं, बल जो होता है वो अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में। तो ये देखिए ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, क्या कहता है? कहता है कि एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है ये बतलाना है। तो भैया इसका सामान्य नाम हो जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल हो जाता है, जिसका साथियों सूत्र क्या होता है? जिसका सूत्र क्या होता है साथियों? CH3
CH3 और COOH, ये इसका सूत्र हो जाता। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। यहां पर देखो मित्रों क्या कहता है, कहता है यहां पर देखो कि भैया लैला के पास कुछ कुत्ते हैं और वह एक श्वानालय श्वानालय रखती है और वह मासिक आधार पर उसके लिए आपूर्ति खरीदती है और उसका व्यय करती है। व्यय पैटर्न निम्नानुसार। तो देखिए कुत्ते के भोजन के लिए 50% रुपया खर्चा करती और ट्रीटस के लिए 40%, शैम्पू के लिए 5% और ओरल केयर और स्वच्छता के लिए 2%, अन्य आपूर्ति के लिए 3%। और यहां पर नीचे आपको दे रखा है कि यदि ट्रीटस पर 4000 रुपया खर्च करती है तो कुत्ते के भोजन और ओरल केयर और स्वच्छता पर उसका अनुमानित व्यय क्या होगा। तो यहां पर देखो ट्रीटस का 4000 दे रखा, जबकि यहां प्रतिशत में 40%, यानी कि 40% का मान जो कितना दे रखा वो है 4000 रुपया। कितना? 4000 रुपया। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। और हमको चाहिए किसका? हमको चाहिए कुत्ते के भोजन। कुत्ते के भोजन का है 50, तो 50 कुत्ते के भोजन का 50 और सही है ओरल केयर स्वच्छता ये 2, यानी कि 52% का मान बताना है हमको। 52% का मान बताना है। तो देखो यहां पर साथियों देखिए 4000 में जब इस 40 का हम लोग लगाएंगे भाग, जब इस 40 का लगाएंगे भाग तो ये हो गया 1% का मान। हमको 52 का चाहिए, बस 1% में 52 का कर देंगे गुणा। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से 4 एकम 4, 100 बार में कट गया। 52 का गुणा साथियों 100 से कर देंगे तो कितना आ गया? 5200। यही साथियों हो जाएगा आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहां पर देखिए साइंस का प्रश्न है। कथन ए कहता है आकार के बारे में जानकारी देता। कहता पदार्थ के आकार के अनुसार आकार कणों के स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता, जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर का आकार प्राप्त करते हैं तथा गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये एकदम सही जानकारी दे रहा आकार के लिए, इसीलिए ये कथन सही हो जाएगा। वो कथन भी देखिए संपीड़ितता के बारे में जानकारी देगा। यह एक पदार्थ का गुण है, यहां तक तो सही है, जो आसानी से बहता। यही हो गया गलत, क्योंकि संपीड़ितता जो गुण है जिसके कारण किसी को कंप्रेस किया जा सकता, दबाया जा सकता, ये बहने का गुण कह दिया तो गलत है। ठीक है साथियों, तो भैया कौन सा सही? केवल ए सही बी गलत, ए सही बी गलत। तो यहां पर देखिए केवल ए सत्य, ये ऑप्शन दे रखा है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। इस प्रश्न को आप बनाने की कोशिश करेंगे जब तक कि थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है साथियों, सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करें। आशा करते हैं सभी बच्चे इस प्रश्न को पूरी तरीके से बना लिए होंगे, और जो बच्चे नहीं बना पाए हैं उनके लिए यहां पर देखिए साथियों ये प्रश्न कैसे किया जाएगा। देखो बहुत इजी है, बच्चों वाला प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर एक पूछा जाएगा।
ठीक है, लेकिन वहां पर अपनी कारागरी नहीं करना है। यहां पर जी का मान देखिए जितना दिया गया हो उतना ही करना है। ठीक है, जी का मान आपको जितना दिया गया हो उतना ही रखना। जैसे कि यहां पर आपसे वो पूछा है ऊर्जा, तो कभी भी अगर ऊंचाई की चर्चा कर दे और कार्य और ऊर्जा पूछे, अगर ऊंचाई की चर्चा कर दे, कभी भी ऊंचाई की चर्चा कर दे और आपसे पूछे कार्य, कार्य पूछे या फिर ऊर्जा पूछे, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप लगा देंगे कार्य पूछे तो भी और ऊर्जा पूछे तो भी, तो लगा देंगे mgh। ठीक है, mgh। अब ये mgh, यहां पर देखिए ऊर्जा पूछा है एनर्जी, तो देखो भैया mgh हो जाएगा। m का मान क्या है? 12 kg मतलब मास, ये हो गया 12। और g का मान यहां पर देखो 9.8, 9.8 दे रखा है। और अपनी मर्जी से 10 नहीं लगाना, जितना दिया हो 10 दिया हो तो 10 लगाना, अन्यथा जितना भी दिया। जब कुछ ना दिया गया हो तब आप चाहे 10 लगा दे चाहे 8, दोनों लगाकर देख ले, विकल्प में जो उत्तर मिल जाए वो लगा देंगे। अब ये एच क्या है? 5 मीटर की ऊंचाई, तो ये हो गया। इसका गुणा किया 12 पंजे 60 हो गया, 12 पंजे 60। इसका और गुणा करेंगे 9.8 का, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 588, 588 पूरा पूरा आ गया। और ऊर्जा हमेशा किसमें आती? जूल में। 588 जूल कहां पर है? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो मित्रों, ये रहा। कहता है, आ गया भैया खतरनाक प्रश्न, आ गया खतरनाक। क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? यहां पर देखो पहले जीरो है, पहले जीरो है, उसके बाद साथियों क्या है? उसके बाद दो है, उसके बाद क्या है? उसके बाद 9 है, उसके यहां पर 9 है, यहां पर 9 के बाद 28 है, 28 है, उसके बाद 65 है, 65 के बाद क्या आएगा? यही आपसे पूछा जाता है प्रश्न से, प्रश्न में पूछा जाता है 65 के बाद क्या आएगा। देखिए ये तो जीरो, इसका बात छोड़ दीजिए। ठीक है, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। इस दो को, 2 से 9 कैसे हुआ? पहले आप जोड़ने का तरीका अपनाएंगे। 7 हो सकता है जुड़ा हो सकता है 7 जुड़ा हो, लेकिन आगे हम 7 जोड़ने गए तो भैया 7 जोड़ते तो यहां पर साथियों होना चाहिए था 9 7 16 होना चाहिए था, लेकिन ये साथियों 28। हमने सोचा कि हो सकता हो कहीं साथियों यहां पर, हमने फिर दूसरा दिमाग अपना दौड़ाया। हमने सोचा कि हो सकता है कि यहां पर 7 गुणे 1 किया गया हो और यहां पर 7 गुणे, यहां पर 7 गुणे 2 किया गया हो, यहां पर 7 गुणे 2 किया गया। लेकिन हमने आगे कदम बढ़ाया, 9 में 14 जोड़ा, 7 दूनी 14 होता ना, तो 14 इसमें जोड़ा, फिर भी 28 नहीं आया। इसका मतलब हम समझ गए कि ये भी तरीका नहीं लग रहा। हम क्या गलती कर रहे हैं ये बताएं। अब हमने सोचा कि हो सकता है कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब का मामला हो, ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, मैंने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, चलिए मैं लिख देता हूं फिर से। यहां पर 2 और यहां पर 9 और यहां पर 8 28, यहां पर 28 और यहां पर 65, इसके आगे क्या होगा? ठीक है बच्चों, मैंने सोचा कि हो सकता है कि या जीरो का कोई बात नहीं, जीरो तो स्वयं जीरो। मैंने सोचा हो सकता है कि जोड़ और बीच से नहीं आ रहा तो स्क्वायर और क्यूब का मामला हो, तो यहां पर क्यूब। ऐसे आपको सभी में ट्राई करना है, श्रृंखला कोई भी हो। सबसे पहले जोड़कर देखना, अगर बढ़ रहा है फिर साथियों गुणा में करके देखना, फिर ना बने तो क्यूब और रूट में लगाकर देखना। हमने सोचा ये 2 है, 2 में साथियों 7 प्लस हुआ। मैंने सोचा हो सकता है कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 हुआ हो। अब आगे साथियों इसके अनुसार क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 3, इतना हो सकता। लेकिन हमने सोचा कि यहां पर 2 से एक ज्यादा था तो हो सकता है यहां पर 4 हो, यहां पर क्या हो? यहां पर 4। तो ये 3 3 9, 9 4 13। क्या 9 में 13 जोड़ने पर 28 आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये साथियों क्या आखिर इसमें लगेगा? इसमें आखिरकार क्या नियम लगेगा? तो देखिए अब हम आपको फाइनली बताते हैं इसमें नियम क्या लगेगा। देखिए ये जीरो तो जीरो है। अब इस 2 को क्या हम लिख सकते हैं? इस 2 को हम साथियों लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से
इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया एक एक खुद बढ़ाकर लिखा गया, इसको लिखा गया है तो यहां पर क्यूब है बच्चों, सॉरी यहां पर स्क्वायर नहीं है, यहां पर एक का क्यूब होगा, ठीक है, एक का क्यूब प्लस वन, और यहां पर देखो एक का क्यूब एक ही होता, और यहां पर 9 को कैसे लिखा गया, दो का क्यूब, दो का क्यूब प्लस वन, ठीक है। इस 28 को कैसे लिखा गया, इस 28 को साथियों यहां पर लिखा गया 3 का क्यूब प्लस वन, ठीक है। इस 62 को लिखा गया इसी तरीके से 4 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस में वन। अब आप बताएं कि आगे यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर आगे जो भी होगा वो 5 का क्यूब प्लस वन, प्लस वन, तो 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126, और 126 आपका उत्तर के रूप में ऑप्शन बी में है। बताओ किसी को एतराज, किसी को समस्या, तो बता सकता है ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है यदि गोल्डन को लॉगनेट कोडित किया जाता है तो सिल्वर को कैसे किया जाएगा। यहां पर देखो GOLD और EN, इसको कैसे लिखा जाता है, लॉगनेट। तो देखो यहां L को इधर खींच कर लाया गया और साथियों यहां पर लिख दिया गया L, और G को इधर बुलाया गया, यहां पर लिख दिया गया G, और जो ये था इसको बीच में ही रख दिया गया, ठीक है। यहां पर ऐसे, यहां पर एरो बना देंगे, एरो बना देंगे, एरो बना देंगे, ठीक है। देखिए अब यहां पर हम ऐसे इसको लाएंगे और इसको ऐसे लेकर जाएंगे, जो बीच में है उसको बीच में रख देंगे, यहां पर आ जाएगा N और यहां पर आ जाएगा D, यहां पर E। इसी तरीके से इसको लिखा गया है लॉगनेट, ठीक है। अब सिल्वर को इसी तरीके से लिख देंगे, देखिए SIL और VER, ये हो गया, ठीक है। इतना बात क्लियर। तो यहां पर L को साथियों हम लोग क्या करेंगे, L को लिखेंगे ऐसे, L को लिखेंगे यहां पर पहले, ठीक है, फिर S, ये S को यहां पर लाकर यहां पर लिख देंगे ऐसे S, ठीक है। अब ये जो बीच में बचा I साथियों जो है ये हो जाएगा, I को वहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो इस R को पकड़कर हम यहां पर लाएंगे, इस R को जो है पकड़कर यहां पर लाएंगे, लिखेंगे R, और इस V को पकड़कर ले जाएंगे लास्ट में, यहां पर लिखेंगे V, और इस IVE को बीच में ही रखेंगे, तो ये हो गया E। ये कहां पर दिख रहा है, लिसरेव, LISREV, LISRV। तो यहां पर देखो ये रहा ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता नीचे आकृति में वृत्तों की कुल संख्या कितनी है, वृत्तों की कुल संख्या कितनी है। तो यहां पर देख रहे होंगे आप लोग कि साथियों एक तो ये बाहर वाला जो बड़ा सर्कल है, ये वाला हो गया बड़ा सर्कल, ठीक है। एक तो कौन सा हो गया, ये वाला सर्कल हो गया एक, ये वाला, ठीक है, ये हो गया बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाला मैंने पहले लिख लिया। अब अंदर देखो 1 2 3 4, और ये एक बीच में जो बन रहा है ऐसे, ये हो गए, कितने हो गए, 4 और 1 5, अंदर हो गए 5 और बाहर एक बड़ा ये है, तो 5 प्लस 1 कितने हो गए, 6, 6 वृत्त इसमें टोटल हैं, 6 कहां पर, ऑप्शन सी में है जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 और 7/11 के बीच में पड़ता है। ऐसा प्रश्न कभी भी आपके सामने आ जाए तो आप साथियों कैसे चेक करेंगे, इनको दशमलव में बदल लेंगे, ये तरीका आपका एकदम बेहतरीन हो जाएगा। जैसे कि इसको अगर हम बदलते हैं, इसको हम बदलेंगे 3/5, 3, देखिए यहां पर बदलते, यहां पर ये 3/5 जो है, 3/5, इसका मान कितना हो जाएगा, बदलेंगे तो इसका मान हम बदलेंगे अगर 0.06, 3 अक्षर में बदलेंगे दशमलव के बाद तो इतना हो जाएगा। और ये 7/8, ये 7/8, 7/8 को बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.875। यानी कि हमारा कोई भी नंबर हो वो 0.600 और 0.875 के बीच में होना चाहिए। इनको बदलते हैं, पहले को 8/9 को, तो ये हो जाता 0.88, यहां पर देखो 0.8
8 हो जाता। इसको बदलते हैं तो ये हो जाता 0.857। ठीक है, इसको बदला तो ये हो गया 0.0929223। ठीक है, इसको बदला तो ये कितना हो गया 0.557 और 0, इतना हो गया। अब आप ही बताएं कि यहाँ पर 600 से बड़ा कौन है, 0.600। आप इसको 600 मानेंगे। ठीक है, 600 से बड़े तो ये सभी हैं। पहली बात, 875 से बड़ा कौन, 875 से बड़ा 888, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा इसके बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, ये नहीं आ सकता। और ये 923, ये भी दशमलव के बाद ये भी नहीं आ सकेगा, क्योंकि ये 875 क्रॉस कर रहा है, 0.875 क्रॉस कर रहा है, इसीलिए। अब यहां पर देखो ये दो छोटे बचे। अब ये 0.600 से ये है छोटा, इसके बीच में कौन बच गया, यही बच गया ऑप्शन बी वाला। एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है जिस त्रिकोण का आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में बताएं। तो आप जानते हैं साथियों, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ये बात जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्षेत्रफल दे रखा 84 और यहां पर 1/2 आधार दे, यहां पर 1/2 देखो, 1/2 गुणे आधार क्या दे रखा है, आधार दे रखा है 24 और ऊंचाई आपसे पूछा, ऊंचाई को मान लिया h है। ठीक है, ऊंचाई को मैंने मान लिया h। यहां पर काटेंगे, 2 से काट लिया, ये 12 बार में कट गया और 12 से इधर काटा तो 12 7 84, इधर 7 आ गया और इधर h आ गया, यानी कि ऊंचाई का मान कितना, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो ये रहा, कहता ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो कि साथियों किसके वर्ग के विपरीत अनुपातिक होती। आपने देखा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है साथियों, वो सूत्र क्या होता, सूत्र होता है कि फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 बटे में क्या होता है साथियों, दूरी का स्क्वायर। तो उनके मध्य की दूरी का वर्ग जो होता है, यही विपरीत अनुपातिक होता, मतलब कि नीचे में होता है और वर्ग। ठीक है, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता इस श्रृंखला में अगले अक्षर का पता लगाएं। तो साथियों सभी से निवेदन कि एक बार इस क्लास को प्यारा सा लाइक कर देंगे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और जो भी बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देगा। और जिस भी बच्चे को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, साइंस के पीडीएफ चाहिए, जीके जीएस के पीडीएफ चाहिए, रीजनिंग के पीडीएफ चाहिए, मैथ के पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ चाहिए, वो साथियों अंत तक बना रहेगा। कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सभी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहां पर देखो इसका, ये साथियों क्या है, पहले आर है, फिर वाई है, फिर वाई के बाद फिर एफ है, फिर उसके बाद एम है, फिर उसके बाद टी है, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आर से हो गया वाई, आर से वाई, आर होता है 18 नंबर पर, देखिए यहां पर लिख देते, ये 18 नंबर पर, और ये होता है 25 नंबर पर, ये होता है 25 पर। और ये 25 के बाद साथियों, 25 के बाद कितना हो जाएगा, ये साथियों 25 में जब ये 32 पर भी मान्यता है इसकी, और ये 6 पर भी होता, 32 और 6 दोनों ही इसी के अंक हैं। तो हम यहां पर 18 में 7 जोड़ देते हैं, तब आ जाएगा 25 नंबर का अक्षर। अब इस 25 में साथियों हम जोड़ते हैं 7, तब साथियों आ जाएगा 32 नंबर का अक्षर। बोले तो 6 नंबर, 32 नंबर का जो भी अक्षर होता है वही छठा नंबर का फिर से शुरू होकर आ जाता, क्योंकि जेड होता 26 नंबर पर, उसके बाद पुनः ए से शुरू हो जाता, यानी कि ये साथियों हम 6 मान लेंगे। अब इसके बाद 6 में जब हम फिर से 7 जोड़ेंगे, तो ये 7 जोड़ा तो ये 13 नंबर का अक्षर आ जाएगा, ये आ जाएगा टी, सॉरी एम,
एम आ गया। अब इस एम में जब हम फिर से 7 जोड़ेंगे, फिर से 7 जोड़ेंगे तो ये साथियों कितने नंबर का आ जाएगा? 13 और 7 होता है 20, ये हो गया 20। ठीक है, और 20 पे जब हम फिर से 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 27। और 27 पर कौन होता है? 27 पर जो होता वही एक नंबर पर होता, तो एक नंबर पर कौन? ए हो जाएगा। तो ये ए कहां पर है? ये ए आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में है बच्चों। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे जो हम आपको समझाना चाहते थे। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा। कहता है यहां पर देखो भैया, कहता है कि यदि इस आकृति का संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा? देखो भैया, यहां पर ये पहले आकृति थी, इसको घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घुमा दिया गया है, तो ये ऐसी हो गई। इसको जब घुमाएंगे तो ये साथियों आकृति बी के जैसा दिखेगा। लेकिन आपको आकृति बी, देखिए यहां पर इस बात का ध्यान देने की पूरी आवश्यकता है कि आकृति बी, आकृति क्या है? आकृति तो बी, लेकिन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया आकृति बी। ठीक है, इस बात को ध्यान देने के लिए संपूर्ण ध्यान आपका यहीं पर होना चाहिए। ठीक है मित्रों, ये रहा। तो देखो भैया क्या कहता है? कहता है कि ए और बी एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और जबकि सी और ए उसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इस काम को अकेले पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों। यहां पर देखेंगे, देखो यहां पर कहता है ए और बी, अगर ए मिल जाए और उसके साथ में बी मिल जाए तो ये काम साथियों, ये काम जो है कितनी देर में समाप्त होगा? ये साथियों 28 दिन में। तो 28 दिन, अब ये एक दिन में कितना करेंगे? तो 1/28 करेंगे। बिल्कुल सही बात कि नहीं? बिल्कुल सही बात। अब अगर बी के साथ में सी मिल जाए, यहां पर सी को सही से बनाया जाए, ये 28 है। ठीक है, तो बी के साथ में अगर सी मिल जाए, ठीक है, सी मिल जाए, तब यही काम को दोनों लोग साथियों 35 दिनों में, और एक दिन में कितना करेंगे? 1/35 करेंगे। इतना बात क्लियर। अब वही कहीं अगर सी के साथ में ए मिल जाए तो इनको ये काम करने में कितना समय लगता? 42 दिन। बोले तो एक दिन में 1/42 दिन काम करेंगे। अब इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं। आप देखिए यहां पर अगर हम जोड़ेंगे ए बी और बी सी और सी ए, यहां पर ए दोनों मिलाकर 2 हो जाएंगे, बी दोनों मिलाकर 2 हो जाएंगे, सी भी हो जाएंगे 2। इसका मतलब अब जब हम इसको जोड़ेंगे, आप यहां से देखिए, आप जोड़ेंगे तो यहां पर 2 बार ये तीनों है, ए प्लस बी और प्लस सी, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या है? ये पहले 1/28 है, 1/28 जब इधर जोड़ा तो इनको भी जोड़ते, 1/28 प्लस 1/35 और प्लस 1/42। ठीक है, इतना बात क्लियर हुई। इतना बात क्लियर हो गई तो सभी चीजें क्लियर हो गई। यहां पर देखो, यहां पर 2a प्लस बी, ए प्लस बी और प्लस में सी, और बराबर में इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम, 28, 35 और 42 का एलसीएम हो जाएगा कितना? इनका एलसीएम साथियों हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। तो यहां पर लाइन खींच के मैंने ये लिख दिया 420, ये हो गया एलसीएम। जब ये एलसीएम हो गया तो ये साथियों जो 28 है ये कितनी बार में काटेगा? ये साथियों कितनी बार में इसको काटेगा? तो ये 15 बार में काटेगा। कितने बार में? ये 15 बार में काटेगा, तो इसीलिए इसके ऊपर वाले नंबर को 15 से गुणा। प्लस 35 कितनी बार में काटेगा? ये साथियों 12 बार में काटेगा, इसीलिए इसके ऊपर वाले नंबर को 12 से गुणा। 42 जो है ये 10 बार में काटेगा, इसीलिए इसके नंबर को 10 से गुणा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर साथियों कि एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इधर तो 2a प्लस बी और प्लस सी, प्लस में सी प्लस सी हो गया। ठीक है, बराबर ये कितना हो गया? इसको जोड़ा 15 और 12, 15 12 27, 27 10 37,
37 हो गए। अब ये दो जो इधर है, ये देखिए यहाँ पर साथियों जो ये दो था, अब ये ऊपर से उधर नहीं कट रहा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, यानी कि ये साथियों इस 420 में गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा 840। ये क्या बन जाएगा? 840। ये इतना आ गया तीनों का काम। इतना काम करेंगे 37/3 840। ठीक है, ये इतना आ गया तीनों का, लेकिन हमको चाहिए सी का, इसीलिए यहां पर a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें से हम ए बी का क्यों ना घटा दे, इसमें हम ए बी का घटा दें तो बिल्कुल घटा देते। देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर इसको कहें तो आप मिटा दें, इसको यदि आप कहें तो हम मिटा देते हैं। इसको आप देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी हमने कैसे 37/840 लेकर आया हूं। ठीक है, और यहां पर देखो a प्लस बी का मान जो है 1/28 और b प्लस सी का मान 1/35 और c प्लस a का मान 1/42 है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको हटा देते हैं, क्योंकि आगे सॉल्यूशन हो सके, मिल सके मुझको सॉल्यूशन के लिए जगह। तो यहां पर देखो, यहां पर साथियों क्या था, यहां पर a प्लस बी जो है, a प्लस बी 1/28 था। ठीक है, a प्लस बी 1/28 था, और बी प्लस सी जो था वो 1/35 था। ठीक है, यहां पर वो हालांकि हम लिख लेते, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर सी प्लस ए जो है 1/42 और इनसे इन तीनों को जोड़कर हम कितना ले आए हैं, इन तीनों को जोड़कर यहां से देखो, इन तीनों को a प्लस बी और प्लस सी इसको जोड़कर हम ले आए हैं साथियों 37/840। अब यहां पर आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी, हमको चाहिए सी का, तो इसमें से क्यों ना ए बी का घटा दिया जाए। तो ए बी का घटा देंगे तो बचेगा केवल सी। इधर देखिए, इसमें तीनों में से ए प्लस बी चला जाएगा तो क्या बचेगा? सी। तो इधर 37/840, यहाँ पर 840 था। ठीक है, तो 840 ये क्या हुआ, ये तो साथियों तीनों का काम है, इसमें से हम ए और बी का घटा देते, तो यहां पर देखिए ए और बी का हमने घटा दिया, ए और बी का, इनका एलसीएम तो इतना ही हो जाएगा 840। ठीक है, 840 यहां पर आ गया 840। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई। तो 37 में से कितना चला गया, ये 30 बार में काटेगा, ये 30 बार में 28 इसको काटेगा, तो ये 37 में से कितना गया, 30 चला गया। तो यहाँ पर सी का मान देखो, सी का मान देख लो जी, क्या कहता है ये देखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचा 7/840, 7/840, इसको काटेंगे 7 से एक बार में, इसको काटेंगे, इधर एक आ गया, 7 एकम 7 और यहाँ पर बचा एक इसको दिया, 7 दूनी 14, 120, ये आ गया सी का 120। और सभी का मैंने एक दिन का काम लिया था, यानी कि पलटा था सभी को, तो इसको भी पलट देंगे। ये साथियों कितना आ जाएगा, 120 दिन आ जाएगा। 120 दिन कहां पर है, आप देख पा रहे ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता साथियों, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। देखिए ये रहा, कहता सबसे पुराना उपनिषद क्या है, सबसे पुराना उपनिषद, तो सबसे पुराना उपनिषद हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। और उपनिषदों की संख्या यदि टोटल देखा जाए तो 12 मानी जाती। उपनिषदों की संख्या जो है, उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती, 12 मानी जाती है साथियों। ठीक है, याद रखेंगे। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा। देखो भैया, इसमें देखो, इसमें देखने का बात है, सभी लोग देखो। कहता है कि उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन, व्यंजन बोले तो स्वर नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वर क्या होता है, स्वर साथियों वोवेल्स, यानी कि ए ई और आई ओ यू, ये पांचों में से ना होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। ऐसी संख्या बताओ जिसके तुरंत पहले व्यंजन हो लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं होना चाहिए। यहां पर केवल और केवल एक संख्या ये रही, इसके पहले भी व्यंजन और बाद में व्यंजन, तो ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ऐसा हमको नियम नहीं दिया गया। एक संख्या ये रही 3,
इसके भी पहले व्यंजन और बाद में व्यंजन, तो ये भी नहीं लेंगे। और एक संख्या ये 5 है, इस 5 को भी नहीं लेंगे क्योंकि इसके पहले और बाद में दोनों में व्यंजन। यहां पर देखिए एक संख्या ये है y, एक है a और इसके पहले वे y है, यानी कि व्यंजन है और बाद में इसके व्यंजन नहीं है, तो ये संख्या मैंने ले लिया। ऐसी संख्या कितनी मिली हमको? केवल और केवल एक संख्या मिली। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो गया। ठीक है, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो बच्चा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करे ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। कहता उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो भैया क्या आप बता सकते हैं जो इस समूह से संबंधित ना हो? तो क्या बता सकते हैं बच्चों? बिल्कुल बता पाएंगे। कहता है यहां पर देखो सोना, कार्बन, प्लेटिनम, तांबा। अब बच्चों आप अगर जाएंगे तो ये सोना अलग आएगा इधर और ये प्लेटिनम आएगा इसी में और ये तांबा इसी में आएगा, क्योंकि ये साथियों क्या हैं? ये साथियों जो हैं धातु हैं, जबकि ये कार्बन अधातु है। आपका इधर ध्यान ही नहीं गया होगा, आपका साथियों इधर ध्यान नहीं गया होगा धातु अधातु के गुण पर। अगर गया था तो समझ लीजिए आप एक आधुनिक मतलब कि यूनिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता? प्रश्न संख्या 25 कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों के शीर्ष पर, यहां पर शीर्ष आ गया तो बस आपको शीर्ष वाला उठा लेना, शीर्ष विभाज्योतक, एपिकल मेरिस्टेमिक। ठीक है, ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया ये रहा, कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष, यहां पर साथियों कथन और निष्कर्ष जो है वो रेलवे का फेवरेट साथियों होता है रीजनिंग में। कहता है यहां पर देखो निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन दिया गया जिसका दो तर्क 1 और 2 द्वारा अनुसरण किया गया। आपको तय करना कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत। आपको एग्जाम में ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये साथियों नहीं पढ़ना, डायरेक्ट कथन पढ़ना है। कहता क्या भारत में 7 सितारा होटलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तर्क कहता है, कहता पहला तर्क, हाँ अंतरराष्ट्रीय अपराधी 7 सितारा होटलों से काम संचालित करते हैं। तो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ऐसा नहीं है। होटल तो भैया 7 स्टार होटल जो है वो तो साथियों भैया बढ़िया के लिए रुके, मतलब कि ताकि इंटरनेशनल जो व्यक्ति है, जो साथियों विदेशी व्यक्ति है वो वहां पर रुक सके, या साथियों धनी व्यक्ति है जो खाना साथियों ऑर्डर करता है 7 स्टार होटल से वो खा सके। ये पर्यटन की शोभा बढ़ाते, जैसे कि पर्यटक क्षेत्र घूमने के क्षेत्र हो गए, वहां पर 7 स्टार होटल जो है वो साथियों स्थल की शोभा बढ़ाते। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आतंकवादी हो भी सकते और नहीं भी। जो कंफर्म ना हो वो गलत होता, जो 100% सही होगा वही सही मानेंगे। कहता दूसरा देखो, नहीं इससे धनी पर्यटकों के ना आने से पर्यटन राजस्व में हानि होगी। बिल्कुल सही बात, जब कोई 7 स्टार होटल नहीं होगा तो वहां पर धनी व्यक्ति पर्यटन के स्थल में नहीं आएगा घूमने। बिल्कुल सही बात, अगर साथियों जब वहां पर 7 स्टार होटल होगा तभी धनी व्यक्ति आएगा, जिस कारण साथियों क्या होगा, पर्यटन राजस्व में हानि नहीं होगी। तो केवल और केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता, इसलिए ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता। इसमें साथियों आपको अपने बुद्धि की आवश्यकता है, जरा से तर्क की जरूरत होती है इसमें तभी, वरना अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको दोनों सही लगने लगेंगे या फिर दोनों गलत लगने लगेंगे। कभी ऐसा आपको प्रतीत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं वास्तव में। देखते हैं आगे, कहता है इसमें ए का मान बता दीजिए बच्चों, ए का मान बता दीजिए। तो यहां पर ए का मान, यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो देखो कैसे होगा, यहां पर साथियों ए का गुणा करेगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 7a। ये वाला पहले करते, यहां पर देखो हम पहले कौन कर रहे हैं, ये पहले हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये a के साथ करेगा तो हो जाएगा 7a प्लस 7 का 4 से करेगा 7 चौक 28 हो जाएगा ये।
अब ये बराबर है तो बराबर, अब करेंगे ये वाला, 5 करेगा ए के साथ तो हो जाएगा 5a, और माइनस तो माइनस, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल। अब ये 5a को हम इधर लाएंगे, ए वाले नंबर एक तरफ कर लेंगे और नंबर वाले इसको हम ले जाएंगे उधर और इसको हम लाएंगे इधर। ठीक है, ये 7a माइनस 5a, और उधर ये माइनस का 10 पहले से है, और ये उधर जाएगा, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया? इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा साथियों? तो इधर जाएगा भैया, ये माइनस का बन जाएगा 28, माइनस का ये 28 बन जाएगा जी। बिल्कुल सही बात, यहां तक क्लियर? तो देखो यहां पर ये 5, 7 में से 5 गया तो बचा 2a, और इधर ये माइनस माइनस के दोनों, तो 10 और 8, सॉरी 10 28 से कितना हो गया? ये हो गया 38, वो भी काहे का? माइनस का। तो माइनस का 2 से काटा एक बार में, 2 से काटा 19 बार में, इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू माइनस का 19 आ गया। आप यहां से देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत तो आप यहां से पकड़ कर लाइए इसको, यहां से यहां पर देखिए 2a बराबर माइनस का 38, इतना बचा था, 2 से काटेंगे एक बार में, यहां पर बचेगा a, और यहां पर माइनस का 19, a इज इक्वल टू माइनस का 19, ऑप्शन ई। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न, कहता द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? आपने पढ़ रखा न्यूटन के दूसरे नियम से, द्रव्यमान गुणे त्वरण, F इज इक्वल टू ma, ये क्या होता है? बल होता है। ठीक है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण कैसा होगा? आपने पीएच स्केल के बारे में सुन रखा होगा। पीएच स्केल, पीएच स्केल जो है साथियों क्या होता? इसमें भैया एक लाइन होता, मान लीजिए पैमाना, इसमें जीरो से यहां पर 7 होता कहीं बीच में, और यहां पर 14। जो साथियों 7 से कम होगा वो अम्ल होता, और जो यहां पर अम्ल होगा, ठीक है ये, और ये जो 7 से अधिक होता है ये क्षार होगा। अब जीरो साथियों क्या है? जीरो साथियों 7 से बहुत कम है, इसका मतलब ये प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल हो गया। अब इसमें साथियों 7 से जब कम है तो अधिक नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि क्षार का मात्रक एकदम कम है, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, क्योंकि ये 7 से अधिक नहीं, क्योंकि कम है तो प्रबल अम्ल, तो ये क्या हो गया? प्रबल अम्ल, यानी कि कम सशक्त एसिड, कमजोर बेस, कमजोर बेस। ठीक है, ये एसिड का मतलब अम्ल और बेस का मतलब क्या हुआ? बेस का मतलब हो गया क्षार। तो सशक्त एसिड मतलब कि प्रबल अम्ल और कमजोर क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आशा करते आप समझ गए होंगे। ये देखिए, कहता कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है, यह कौन सा, यह ग्रह कौन सा है? तो यह ग्रह जो है साथियों मंगल ग्रह हो जाता, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता। और मंगल ग्रह की मिट्टी आयरन ऑक्साइड किसके साथ, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के साथ, कारण आयरन, आयरन ऑक्साइड के कारण जो मिट्टी का रंग जो कैसा होता है? वो लाल रंग का होता है। ठीक है, याद रखेंगे, जिस कारण इसको लाल ग्रह के नाम से जानते। आगे देखेंगे, ये रहा, कहता 1/50, 1/50 को भैया इसको आवर्ती दशमलव के रूप में बदलिए। तो देखिए यहां पर 450 से भाग देना संभव नहीं हो पाता ऐसे, इसीलिए साथियों हम आपको ऐसे बता देते 450, यहां पर 1 है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने जीरो लगाया, दशमलव लगाया, तो एक जीरो बढ़ाया, अभी भी छोटा, फिर से एक जीरो, अभी भी छोटा, फिर से एक जीरो लगा दिया। ठीक है, मैंने एक जीरो अतिरिक्त लगा दिया। यहाँ पर देखो 450 से 2 बार में यहाँ पर कितने जीरो लगाया? 2 लगाया। ठीक है, 2 जीरो मैंने लगाया अतिरिक्त दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 450 दूना 2 बार में काटेंगे तो ये हो जाएगा 900, बचेगा 100, बचेगा 100, फिर से हम जीरो लगाएंगे 1000 हो जाएगा, फिर से 9 से काटेंगे, फिर यही बचता चला जाएगा, यानी कि ये बार बार 2 2 2 डॉट 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 यही आता चला जाएगा, और ये रिकरिंग हो गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम क्या लिख सकते? 0.0 यहाँ पर देखो 0.0 0 और 2
दो पर लगा देंगे ये बार ब्रैकेट रिकरिंग, ठीक है, इसका मतलब कि यही बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो ये कहां पर है? ये ऑप्शन सी में है बच्चों। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम तो आप तत्काल बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखो, और बच्चे आपसे एक निवेदन है कि क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है, यदि अच्छी लग रही। तो यहां पर देखो, कहता है कि उच्च ताप प्राप्त करने के लिए, उच्च ताप प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों के समानतः किसका प्रयोग किया जाता है? यहां पर देखिए साथियों, उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि आपको शब्दों के जाल में, जो एग्जामिनर है आपको शब्दों के जाल में फंसा दिया उसने। यहां पर ऑप्शन है मेटालॉयड और एलॉय, गैर धातु और धातु। वहां पर साथियों इसका उत्तर होना चाहिए था मिश्र धातु। क्या होना चाहिए था? मिश्र धातु। और मिश्र धातु को साथियों एलॉय भी कहते हैं। क्या कहते? एलॉय भी कहते। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक टेबल के दो पायों की लंबाई 5:7 है, यदि उनके बीच का अंतर 18 है तो बड़े पाए की लंबाई बताओ। यहां पर देखो अनुपात कितना है, अनुपात कितना है, यहां पर देखो 5:7। यहां पर आप समझ रहे होंगे कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये 7 वाला बड़ा हो जाएगा, 5 वाला छोटा हो जाएगा, इतना बात क्लियर। तो उनका अंतर 18 दे रखा, रियल में अंतर 18, लेकिन अनुपात में करते 5 और 7 में कितने का अंतर, कितने का अंतर, तो अनुपात में 2 का अंतर, अनुपात में 2 का अंतर हुआ और रियल में 18 का। ये दोनों अंतर हैं, इसीलिए मैंने कर दिया बराबर, ठीक है। अनुपात 2 का मान 18 है तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, अनुपात 1 का मान कितना होगा, 9 हो जाएगा। 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटे 9 बार में, अनुपात 1 का मान कितना हो गया, ये हो गया 9। अब हमको क्या चाहिए, बड़े पाई की लंबाई। बड़ा पाया क्या है, ये देखिए अनुपात में 7, अनुपात 1 का मान 9 तो अनुपात 7 का मान क्या हो जाएगा, 7 9 63। तो 63 इसका उत्तर ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। आशा करते हैं हमने आपको जिस तरीके से समझाया वो तरीका आपको सही लगा होगा, ठीक है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, कहता है कि निम्न श्रृंखला में अगले आने वाले विकल्प का चयन करें, अगले आने वाले विकल्प का चयन करें। यहां पर देखो ये साथियों सर्कल के अंदर एक टेढ़ा सर्कल बना था, उसमें त्रिभुज के द्वारा एरो के माध्यम से दर्शाया गया, उसकी दिशा साथियों बदल गई, 180 डिग्री घूम गया और ये त्रिभुज जैसी आकृति थोड़ा सा पीछे बढ़ गई, थोड़ा सा पीछे बढ़ गई और जो स्टार जैसा आकृति थो वो वहीं पर मौजूद है। अब यहां पर ये इस दिशा में है तो ये इस दिशा में बदल जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं इस दिशा में बदलेगा तो केवल और केवल ऐसी आकृति एक ही दिखाई दे रही, अन्यथा इसके अतिरिक्त तो कोई अन्य आकृति नहीं है यहां पर, ठीक है। तो आकृति ए, आकृति ए जो है आपके प्रश्न का सही जवाब। लेकिन आकृति तो ए है बच्चों, ये किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन डी में दे रखा, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी। देखिए ये प्रश्न आपको आता है फिर भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने ऐसा शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, शब्दों का जाल में आपको फंसा रहा है कौन, एग्जामिनर। एग्जामिनर तो इतना बुद्धिमान है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए वो हमेशा हल पर तैयार रहता है, ठीक है। तो देखो यहां पर कहता है ताश की गड्डी, ताश की गड्डी में साथियों कितने पत्ते होते, टोटल पत्ते होते हैं 52, ठीक है। अब उसमें से फेस कार्ड जिसमें चेहरा होता है उतने ताश कितने होते, तो साथियों 4 हो गए गुलाम और 4 हो गए बेगम और 4 हो गए बादशाह, यानी कि फेस जिसमें चेहरा होता 4 गुलाम 4 बेगम 4 बादशाह, 12 ताश हो गए। तो ये 12 ताश इस 52 में से आ सकते हैं। बस ये 12/52 ये समान संख्या से यदि कट रहा तो काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार में, 3 बार में, और 4 से काटेंगे तो ये 13 बार में, तो 3/13 कहां पर है, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब, ठीक है मित्रों। देखते हैं आगे। आगे देखो भैया ये रहा, कहता है CO2 गैस, CO2 गैस के 88 ग्राम
में मौजूद अणुओं की संख्या क्या है, मौजूद अणुओं की संख्या क्या है ये आपको बतलाना है, तो बता देंगे। तो देखो इसका भैया कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो इसका जो मात्रा होता है किसी भी तत्व का, अणुओं की संख्या कैसे निकलेगी, अणुओं की संख्या कैसे निकलेगी, अणुओं की संख्या ये हो गई, ठीक है। कैसे निकलेगी, ये टोटल तो हो गया भार, यहां पर हो गया उसका भार, किसी का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है वो हो गया द्रव्यमान, और यहां पर बटे में क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु हो गया, फिर ये हो गया द्रव्यमान, ठीक है, ये हो गया द्रव्यमान, ठीक है। तो यहां पर ये कैसे परमाणु, ये तो दे रखा है मुझको, यहां पर देखो भैया, इसको थोड़ा सा हम इधर से लिख दें, हम आपको कुछ और समझाना चाहते हैं। देखिए ये हो गया परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, ये हो गया परमाणु द्रव्यमान कि नहीं, बिल्कुल हो गया। यहां पर आपको द्रव्यमान तो 88 दे रखा है उसका, ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये है, तो यहां पर साथियों इसी का परमाणु द्रव्यमान निकालना है CO2, तो यहां पर C का क्या हो जाता है, C का होता है साथियों 12, कार्बन का होता है परमाणु द्रव्यमान 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, ये प्लस करेंगे, लेकिन 16 16 तो होता है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 अणु हैं इसीलिए इसको 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको 2 से गुणा। तो यहां पर देखो 16 दुना 32, 32 12 44 हो गए, ये कितने हो गए 44, तो बटा में लिख देंगे 88 बटे 44, काटेंगे 44 को, 88 को 44 से 2 बार में कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि साथियों अणुओं की संख्या 2 है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आशा करते आपको सभी चीजें क्लियर होते चल रही हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं आज के अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा अगला। तो देखो भैया, कहता निम्नांकित आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। कैसा बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब, यहां पर देखो दर्पण प्रतिबिंब ये रहा, हम आपको आज दर्पण का समस्या खत्म कर देंगे प्रतिबिंब का। यदि लेफ्ट साइड में दर्पण रखा है तो इसका लेफ्ट साइड ही बदलेगा, लेफ्ट राइट बदलेगा, ना कि ऊपर नीचे बदलेगा। तो यहां पर देखो जो ब्लैक वाली है लेफ्ट में है अभी, जब दर्पण में जाएगी तो ये राइट में हो जाएगी। यहां पर देखो ये राइट में, ये चीज ब्लैक नहीं तो ये गलत हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। और यहां पर भी देखो ये भी नहीं तो ये नहीं हो सकता। यहां देखो ये राइट में यहां है और यहां है, तो यहां भी राइट में है और यहां भी, लेकिन इसके अतिरिक्त यहां पर देखिए ऊपर वो जो है वो सादा, और यहां पर क्या है, ये भी साथियों छायांकित भाग काला है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारी आकृति देखिए 100% जो है आकृति बी, आकृति बी आपके प्रश्न का जो है वो 100% जवाब हुआ। लेकिन आकृति बी को कहां पर रखा गया, ये ऑप्शन ए में, आकृति तो बी है, ऑप्शन ए, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए आगे कहता है ध्वनि, ध्वनि में कहां संचरित कर सकती है, ध्वनि कहां में किस में संचरित कर सकती, तो ध्वनि देखो केवल गैस में, केवल द्रव्य पदार्थ में, केवल ठोस पदार्थ में, ये साथियों सभी सभी विकल्पों में कर सकती है, तो सभी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। केवल और केवल ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकता, बाकी सभी माध्यमों में गति कर सकती है, ठीक है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा भैया, कहता निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन बोले तो दूध का दही बनना, यही साथियों रासायनिक परिवर्तन होता। जबकि शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सभी साथियों क्या है, तीनों ये है भौतिक परिवर्तन, ये है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता, कहता निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। अणु मस्तिष्क साथियों क्या होता है, अणु मस्तिष्क, अणु मस्तिष्क जो है साथियों ये मस्तिष्क का छोटा भाग नहीं होता है, ये छोटा भाग थोड़ी होता है, इसमें लगभग 75% भाग दिमाग का भाग शामिल होता, तो ये छोटा कह रहा है इसीलिए ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सभी सही हो जाते हैं, ठीक है। बाकी क्या हो जाते, ये सभी मित्रों सही हो जाते, ये हो जाता आपका ऑप्शन सी। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है भैया कि
किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने में किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो है ये साथियों हवा की शक्ति और वेग को मापने में किया जाता। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब जो हो जाता। जबकि लेक्टोमीटर का भैया दूध की शुद्धता को मापता है। लेक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता का मापन करता है। ठीक है, दूध की शुद्धता का मापन। और स्पीडोमीटर क्या करता है? वाहन की गति को मापता है। वाहन की गति को मापता है। वाहन की, यहां पर देखिए ये लिख देते हैं सीधा, गति मापता है। ठीक है, गति। और ये थर्मामीटर तो सभी लोग जानते हैं कि ताप को मापता। ये सभी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है बच्चों, दिमाग में फिट करके रखना। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि ये देखिए रिपीटेड प्रश्न है, इसका उत्तर डी। अभी अभी बताया ये वही प्रश्न रिपीटेड। यहां पर देखो निष्कर्ष और कथन वाले, कथन और निष्कर्ष वाले आपको ये कंफ्यूज करेंगे। कैसे? यहां पर देखो कहता नीचे दिए गए कथन का उसके बाद दी गई अवधारणा 1 और 2 का अनुसरण किया गया है। आपको कथन और उसके बाद दी गई अवधारणाओं पर विचार करना होगा, यह तय करना होगा कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित हैं। तो ये रहा कथन। कहता है अमृता शेरगिल एक विख्यात कलाकार है, उसके कार्यों के बारे में विश्व भर में प्रशंसा की गई है। तो उसके बारे में जो है विश्व भर में प्रशंसा की गई। तो यहाँ पर अवधारणा 1 देखो क्या कहता, अमृता शेरगिल प्रसिद्ध कलाकार है। ये तो बात एकदम सही है, ये कहा गया। यहाँ पर विख्यात कहा गया, यहाँ पर प्रसिद्ध। विख्यात और प्रसिद्ध एक चीज है, इसीलिए ये सही माना जाएगा। अब कहता है सभी कलाकार विश्व भर में यात्रा करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सभी कलाकार विश्व भर में यात्रा करें, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें आपको सोचना है अलग तरीके से। तो कौन सा सही? केवल और केवल एक। तो अंतर्निहित कौन है? केवल और केवल अवधारणा 1। इसीलिए ऑप्शन बी में देखिए 1 के बारे में जानकारी है, इसीलिए ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। देखते हैं साथियों आगे। आगे देखिए भैया यहां पर क्या कहता है। कहता है कि भैया एक पाइप से एक टंकी को 8 घंटे में भरा जा सकता है। निचले भाग में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 12 घंटे लग जाते हैं। टंकी के पूरा भर जाने पर रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो देखो भैया अगर पाइप के द्वारा टंकी भरा जाता, पाइप के द्वारा, तो 8 घंटा लगता। तो 1 घंटे में 1/8 भाग भरता। पाइप कितना? 1 घंटे में 1/8 भरता, क्योंकि वो 8 घंटे में पूरी भरता, इसीलिए 1 घंटे में 1/8। अब माइनस अगर रिसाव के कारण हो जाए, रिसाव हो जाए तब क्या होता? वो टंकी बहुत जल्दी, तब कितना भरने में लगता? 1/12। 1/12 तब 12 घंटे लगता। तो 1 घंटे में 1/12 भाग हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। बस इसी माइनस है, ये माइनस करना, क्योंकि रिसाव क्या करता? टंकी को खाली। बस इसी को कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो 8 और 12 का एलसीएम क्या हुआ? ये हुआ 24। और 8 काटता है एलसीएम को 3 बार में, इसलिए 3। ये 12 काटता है 2 बार में, ये हो गया 2। तो यहाँ पर 3 में से 2 गया तो बचा 1 और ये बचा 24। और ये साथियों 1 घंटे का समय लिया था, इसीलिए देखिए 8 था, इसको 1/8 लिया। ये 12 था, 1/12 लिया। इसका मतलब इसको उल्टेंगे तो ये आ जाएगा 24। यानी कि रिसाव के कारण 24 घंटे में वो टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ मित्रों। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता? कहता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% वोट मिला। कुल वोटों में से 20% अवैध वोट घोषित किए गए थे। वोटों की कुल संख्या 64,000 है। उम्मीदवार के पक्ष में किए गए वैध वोटों की संख्या देखिए, कुल वोट कितने हैं? 64,000। 64,000। अब आपसे पहले ही उसने कह दिया कि कुल वैध, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% मिले और कुल वोटों में से 20% वोट जो हैं वो अवैध हैं। तो 20% अवैध है, इसका मतलब 80% ये वैध हो गए। ये हो गए 80%। 80% निकाला तो ये जो भी आ गया ये हो गए वैध वोट। और उस साथियों
उसको, किसको भैया, उम्मीदवार को जितना भी वैध वोट था उसका 80% मिला। तो ये 80% तो मैंने अलग से निकाला, इसका भी 80% आपको निकालना है। ठीक है, परसेंट के लिए बटा में 100 हम रख सकते हैं। चलिए हम वही काम करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो परसेंट के लिए बटा में 100, फिर से 80 जो निकाला वो भी परसेंट के लिए बटा में 100। ठीक है, आशा करते हैं आपकी सभी ये बातें समझ में आ रही। नीचे देखिए 4 0, 1 2 3 4, यहाँ पर एक ये दो, और 2 1 3 3 1 4, ये कटे। यहाँ पर देखो ये 640, 640 और गुणे 8 का 8 8 64, ये हो गए 64 का स्क्वायर प्लस 1 जीरो, यानी कि 64 का हुआ 640 से, तो 64 का स्क्वायर हो गया 40, 40 96, और एक जीरो तो जीरो लगा दिया। ये कहां पर है, ये ऑप्शन डी में है बच्चों। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आशा करते हैं आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता नरेश, शाही और एक सुबह चेस खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर चेस खेल रहे हैं। यदि नरेश खेलते हुए सूर्योदय देख रहा है तो शाही का मुख किस ओर होगा। तो चेस खेलते हैं ऐसे, ये हो गया चेस मान लीजिए। कोई बच्चा ऐसे बैठा है ये, और एक ऐसे बैठा आमने सामने। सूर्य कौन देख रहा है, ये देख रहा नरेश, तो नरेश यहाँ पर बैठा है बच्चों। ठीक है, वो सूर्योदय देख रहा, तभी से इधर का मुख, उसके सामने जो होगा वो पश्चिम की ओर मुख किए होगा, पश्चिम की ओर। तो वो भैया कौन है, वो कौन, शाही। शाही का जो मुख है वो पश्चिम की ओर होगा। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। आगे देखो, ये रहा, कहता भारत में चुनाव में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु साथियों 18 वर्ष है, 18 वर्ष है सब। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे ये रहा, इस समीकरण का जो है वो हल करना है बोर्ड मास के नियम के अनुसार। यहां पर देखिए, इसका आसानी से कर देंगे। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं इसका साथियों नहीं कर पाएंगे, भले ही उनकी कैलकुलेशन ठीक क्यों ना हो, वो चिन्हों में गफला खा जाएंगे। हम आपको बताते हैं, देखिए यहां पर आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। जैसे ये 25 है तो ये 25 लिख देना, फिर माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, उसके बाद 20 है तो 20। ठीक है, और माइनस तो माइनस। अब यहां पर देखो ये, अब दोनों चिन्ह एक साथ, यहां पर देखो 16 का भाग 8 से लगा हुआ है, दो संख्या एक पास, तो 8 में 16 का भाग लगाएंगे हो जाएगा 2, तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया। फिर माइनस तो माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, तो छोटा ब्रैकेट के अंदर पहले तो 15 है, 15, फिर माइनस माइनस। अब देखो इस 7 35 में 7 का भाग लग रहा, तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, यहां पर आ जाएगा 5। अब ये छोटा ब्रैकेट समाप्त, अब लगा है भाग का निशान। ठीक है, ये हो गया मंझला ब्रैकेट। सभी बच्चे जानते हैं कि सबसे पहले मंझला ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता। तो यहां पर देखो 25 वैसे ही लिखते हुए चले आना है, फिर से बड़ा ब्रैकेट, फिर 20 माइनस, फिर मंझला ब्रैकेट 2। अब यहां पर देखो छोटे ब्रैकेट को हम कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, यहां पर 15 में से 5 गए, बचा 10। ठीक है, क्या हुए, यहां पर 2 था, यहां पर ये 10, तो यहां पर ये 10 बचे, और यहां पर भाग का साइन जो पीछे है 2 लगा हुआ है, ये हुआ 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मंझला ब्रैकेट बचा, ये इसको सॉल्व कर दिया। अब यहां पर देखो भैया, यहां पर 25 तो वैसे ही चल रहा है, इसके साथ कोई छिड़कानी नहीं, ये माइनस। अब ये मत कहिएगा कि इतना समय लेंगे तो आप कैसे वहां पर परीक्षा में होगा काम। यहां पर हम आपको समझा रहे हैं तब इतना लग रहा है, जब आप समझ जाएंगे तो चुटकियों में हल होगा सभी चीज। ठीक है बच्चों, क्या होगा, चुटकियों में हल होगा। तो यहां पर देखो भैया क्या कहता, ये 20 20 उसी तरीके से रहेगा, यहां पर माइनस। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक बार और दिल दरिया करके हम लिख देते, ये देखो ये 2 है, फिर माइनस 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 10, 2 पंचे 10, ये देखो मंझला ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर 25 25 और माइनस माइनस स्टार्ट बड़ा ब्रैकेट, ये 20 हो गया। अब यहां पर माइनस, तो ये 5 में से क्या माइनस 3 जाएगा तो क्या बचेगा, ये माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाता प्लस, तो यहां पर ये 3 हो गया प्लस में। या फिर आपको कंफ्यूजन है तो यहां पर हम माइनस का 3 एक बार लिख ही देते हैं।
ठीक है। ये मंझला ब्रैकेट है तो मंझला ही ब्रैकेट में 3 लिख देते माइनस का। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे इधर देखिए, इधर देखो भैया, देखो भैया इधर। अब देखो ये 25 था तो 25 को मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। अब माइनस है तो माइनस लगा, बड़ा ब्रैकेट तो बड़ा ब्रैकेट, 20 है तो 20। अब यहाँ पर देखो माइनस ये भी और माइनस ये भी, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब ये मंझला ब्रैकेट समाप्त हो गया, ये हो गया बड़ा ब्रैकेट बचा। तो यहाँ पर 25, 25 और माइनस 20 प्लस 3 हो गया 23। 25 में से 23 गया तो कितना बचा साथियों, बचेगा प्लस का 2, प्लस का 2 बच रहा है। और प्लस का 2 कहां पर है, ये ऑप्शन डी में ही। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। सभी स्टेप मैंने आपको करके दिखाए हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। और ऐसा नहीं कि यहां पर मैंने किया टाइम लगा, अब मैंने आपको एक एक चीज समझाया इसलिए टाइम लगा। जब आप सीख जाएंगे तो आधा चीज हवा में ही उड़ा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता एक व्यक्ति जो है अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो यहाँ पर देखो ये पिता, ये है पिता और ये है पुत्र। ठीक है, ये क्या है, ये पुत्र। माना पुत्र की आयु क्या है, x है। तो ये मैंने सभी चीजें माना है। ठीक है, ये माना। तो इसकी क्या हो जाएगी, पिता की हो जाएगी x प्लस 26। इतनी बात क्लियर कि नहीं, बिल्कुल सही बात। तो 26, 3 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद जो है इसकी आयु, 3 वर्ष बाद आफ्टर 3 इयर्स, तो इसकी हो जाएगी x प्लस 3। और इसकी क्या होगी आफ्टर 3 इयर्स, तो ये इसमें भी 3 जुड़ जाएगा। तो इसमें जब 3 जुड़ेगा तो ये 26 और 3 29 हो जाएगा, x प्लस 29। ठीक है, ये 29। अब लेकिन ऐसा करने से हमको फायदा क्या हुआ, ये जो बेटा की आयु है अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये पिता की आयु के बराबर हो जाती। ये चीज दर्शाया गया 3 गुना वाला जो सिस्टम है। अगर बेटा की आयु में 3 से गुना कर दिया जाए तो ये पिता की आयु के बराबर होती है। इसका मतलब यही है गुने का। तो यहाँ पर तो देखो x प्लस 29। ठीक है, और इधर क्या हुआ, ये 3 का गुणा x के साथ किया तो 3x हो गया। इसका 3 का गुणा 3 के साथ किया तो प्लस है 9 हो गया। यहां से अब आगे देखो। ठीक है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है इसमें हल करना। यहाँ पर देखो ये x उधर जाएगा तो x सीधा सीधा उसको 9 को हम लाते हैं इधर तो 29, और उधर माइनस में प्लस में 9 है तो इधर आएगा माइनस में, और इधर ये 3x और माइनस में जाएगा x। ठीक है, तो इधर 20 बचा और इधर 2x बची, और यहां से 2 से काटेंगे एक बार में बचेगा x, और 2 से काटेंगे 10 बार में। x का मान कितना आ गया, x का मान 10 आ गया। और इसी में पिता की पूछा है, पिता की क्या है, पिता की 26 वर्ष अधिक है, यानी कि 10 प्लस 26, 10 प्लस 26 बराबर 36। 36 कहां पर है, ये देखो भैया ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखो ये रहा। कहता है कि आधुनिक आवृत्त सारणी में कौन से आवर्तों में कोई उपधातु शामिल नहीं होती। तो भैया आपको हम बता दें कि आवर्त एक और आवर्त सात में कोई उपधातु शामिल नहीं होती। तो 1 और 7 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और साथियों ये सभी प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे, बस आप सावधानी पूर्वक पढ़ते रहिए। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न ये रहा। कहता निम्नलिखित विकल्पों में से उसका चयन करो जो समूह से संबंधित नहीं। हस्तचलित ड्रिलिंग मशीन, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा, स्पाइनर। तो इसमें साथियों क्या समानता, हस्तचलित ड्रिलिंग मशीन, स्पाइनर और स्क्रू ड्राइवर, ये सभी चीजें साथियों क्या हैं, घूमते हैं। ये क्या करते हैं, नाचते हैं, अपने धुरी पर घूमते हैं। ठीक है बच्चों, घूमते हैं या फिर हाथ से चलाए जाते और या फिर नचाकर चलाए जाते। जबकि हथौड़ा साथियों क्या है, ये साथियों उठाकर चलाया जाता है। ठीक है, यही हो जाएगा भिन्न। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब। आगे देखेंगे ये रहा। कहता पुरुष शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या साथियों 23 जोड़ी। साथियों पूरे मनुष्य जाति में 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी। तो चाहे देखिए
चाहे वो नर हो और चाहे वो मादा, नर व मादा में, नर व मादा में 23 जोड़ी साथियों गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। लेकिन जिसमें से नर व मादा में, नर व मादा में 22 जोड़ी जो है वो समान होती है, 22 जोड़ी समान होती है। केवल 23वीं जोड़ी ही निर्धारित करती है कि कौन पुरुष होगा कौन महिला होगी। तो ये होती है समान, 23 जोड़ी समान होती हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन 22 जोड़ी समान होती है, एक जोड़ी भिन्न होती है, जिसके कारण लिंग निर्धारण हो जाता कौन मादा कौन पुरुष, ठीक है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कथन और निष्कर्ष से दूसरे टाइप का प्रश्न। लगभग 5 टाइप के प्रश्न कथन और निष्कर्ष से पूछे जाते हैं। यहां पर देखो क्या कहता है भैया कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को पढ़ें और चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। ये रहा कथन, कहता सभी मैट गलीचे हैं, सभी मैट जो हैं वो गलीचे, तो ये मैंने बनाया मैट, ये बना दिया मैट, ठीक है, इतना मैट हो गया। अब देखो मैट, मैट के बाद क्या हो गया गलीचे, सभी मैट गलीचे हो गए, तो ये बना दिया मैंने गलीचा, ये बना दिया गलीचा, ठीक है, ये मैंने बना दिया गलीचा। गलीचे को थोड़ा सा सही से लिख दे, ये देखो गलीचा हो गया ये, ठीक है, ये गलीचा हो गया। अब कहता है कि भैया क्या कहता है कि कोई कपड़ा गलीचा नहीं, इसका मतलब यहाँ पर ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, ये क्या है, ये कपड़ा है, इसका संबंध कोई नहीं है। तो यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ो, कुछ मैट कपड़े हैं, क्या कुछ मैट कपड़े, मैट और कपड़े का कोई संबंध है नहीं, कुछ गलीचे मैट हैं, तो बिल्कुल सही बात। देखिए गलीचे का ये भाग है, ये पूरा भाग जो है वो गलीचे का है, इसका ही कुछ भाग तो मैट है, इसके अंतर्गत का ही जो भाग है वो कुछ मैट है, इसका मतलब ये वाला सही है, ठीक है। जो निष्कर्ष 2 है ये अनुसरण करता है, तो केवल 2, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। देखते हैं साथियों अगला। अगला यहां पर देखिए ये रहा, सभी टाइप के प्रश्न मैंने रखे हैं क्लास में, ठीक है। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और उसे अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और जो बच्चा चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेगा, ताकि आने वाली अगली क्लासों का नोटिफिकेशन उस तक पहुंच सके। कहता निम्नलिखित आरेख, एक आरेख चमड़े के उत्पादन के निर्माण करने वाली कंपनी एबीसी का राजस्व प्रदर्शित करता है। वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 के लिए कंपनी का कुल राजस्व कितना था, 36,28,000, 36,28,000 था। तो कहता है वॉलेट की बिक्री से कुल कितना राजस्व आया, तो ये रहा वॉलेट, वॉलेट से 5% आया, परसेंट के लिए बट्टा में 100, 1020 1020, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये साथियों कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 5 के करेंगे तो 0 आएगा, 5 8 40, 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 6 का 30, 30 1 31 हासिल लगा 3, 5 3 15, 15 और 3 18, 15 3 18, ये कितना हो गया 118 14 00, 18 14 00, ये हो गया, ठीक है, 1,81,400। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुष और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं और गुणात्मक युग्मक और सेक्स हार्मोन का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, मानव और यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं, वो साथियों किशोरावस्था, किशोरावस्था। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। मूल्यांकन करें, आपने देखा रखा है कि 196 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 14, वो क्या होता है, वो होता है 14, ठीक है, तो बस इसी के अनुसार काम करना है अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 196 है तो ये हो गया 14, डबल जीरो के बदले में 1 जीरो, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 4 अंक, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, 0.14, प्लस तो प्लस, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने 2 2 4 2 6 2 8, अब यहाँ पर 8 होना चाहिए, 0.2 1 2
और ये 4 हो गए, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, इसको बस प्लस कर लीजिए आप। इसको प्लस करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, इसको प्लस करना साथियों बहुत इजी। तो इसको जोड़ेंगे पूरा तो कितना, 4 4 8, 4 4 14, यहाँ पर 4 का 4, और ये साथियों 1 और 1 14, ये 14 पूरा यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया। तो यहाँ पर देखो इतना आ गया, इतना आया, ये लग जाएगा दशमलव। उसके बाद 140 से कुछ नहीं जुड़ा, तो 140, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, 140 था, 140 है। ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब है मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न, कहता नसाऊ, नसाऊ किस देश की राजधानी है, नसाऊ किस देश की राजधानी है ये बताना। ये बहामास, बहामास की राजधानी है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहते हैं आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में साथियों कितने, 18 तत्व विद्यमान होते हैं। कितने भैया, 18 तत्व विद्यमान होते। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब। देखते हैं आगे, कहता है कि 200 छात्र एक समूह में, प्रत्येक छात्र 8 विषय पढ़ता है और प्रत्येक विषय 20 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। तो विषयों की कुल संख्या बताओ, विषयों की कुल संख्या बताओ। तो यहाँ पर देखो छात्र कितने हैं, छात्र हैं 200। ठीक है, अब एक छात्र कितने विषय पढ़ता है, एक, प्रत्येक छात्र 8 विषय, प्रत्येक छात्र 8 विषय पढ़ता, तो इतने विषय 200 छात्र पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कहता है 20 विषय, प्रत्येक विषय 20 छात्रों के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो 20 से दे देंगे भाग, बस यही काम करना है। 20 एकम 20, 20 दहम 200, 10 अठे 10 अठे 80, ये निश्चित रूप से 80 आ गया। कहां पर है ये देखो, पूरा पूरा कंफर्म है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। ठीक है, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो यहां पर क्या कहता है कि भैया उक्त क्रम का कौन सा विकल्प अगली आकृति होगी। यहाँ पर ऐसे था तो ये सीधा सीधा हो गया, अब ये ऐसे है तो ये भी सीधा सीधा हो जाएगा। यहाँ पर छल्ले, यहाँ पर छल्ले, आकृति ए आपके प्रश्न पर एकदम सही जवाब होगी। देखते हैं साथियों अगला, कहता कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प की आकृति आकृति एक की आकृति के समान निकट सादृश्य है। इसमें यहाँ पर देखिए एरो है, इसमें एरो नहीं, इसमें लाइन बनी है एरो नहीं, इसमें केवल एरो एरो ही है। यहाँ पर देखो आकृति डी सेम लगभग है, तो डी जो है सेम लगभग। ठीक है, तो ये डी में ही दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। ठीक है, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता दी गई आकृति में अगला पद क्या होगा। अगला पद यहाँ पर देखो 14 है, 14 के है, फिर 16 एम है, फिर उसके बाद 18 ओ है, फिर उसके बाद 20 क्यों है, क्या है 20 क्यों है, उसके बाद क्या है ये आप समझिए। देखो यहाँ पर 14 से 16 हुआ तो 2 जुड़ा, ठीक है, 16 से 2 जुड़ा 18 हुआ, और 18 से 2 जुड़ा 20 हुआ, और 20 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, ये हो जाएगा 22। ठीक है 22। तो यहाँ पर हमारे उत्तर बी, ए और सी वाले उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि एक 20 और एक 15 से स्टार्ट है इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर के साथियों के होता है 11 पे, तो ये हो गया 13, 13 और 2 जुड़े तो यहाँ पर यहाँ भी 2 2 जुड़ रहे हैं। ठीक है, 2 2, तो यहाँ पर देखो इसमें भी 2 जुड़ेगा, इसमें भी 2 जुड़ेगा, इसमें 2 जुड़ेगा, तो क्या आ जाएगा इसमें साथियों, तो जो भी हो ये 22S इसका उत्तर है। ठीक है, 22S, 22S आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है भैया, कहता है कि निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 5 वर्षों में
राष्ट्रीय स्तर पर का प्रवेश परीक्षा में संस्थान एबीसी के उत्तीर्ण छात्रों की जानकारी देती है। तो यहाँ पर देखो भैया जानकारी देता, तो यहाँ पर देखो वर्ष 2013 में संस्थान एबीसी ने कितने छात्र उत्तीर्ण किए, तो यहाँ पर देखो ये 2013 में भैया 50 छात्र उत्तीर्ण हुए। कितने? 50 छात्र हुए हैं। तो यहाँ पर देखो भैया क्या कहता, ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ये देखो कहता 13 वाला हो जाएगा सन 2013। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जो खराब हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो क्या कहता है, ये हम क्या बोलते जा रहे हैं, रुक जाए सॉरी इसके लिए। देखिए आपसे पूछता वर्ष 2013 में संस्थान एबीसी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो भैया 80 छात्र, सॉरी 50 छात्र। यहाँ पर ये देखो 2013 में ये कितना दूर तक आया, ये 50 तक आया। 50 इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हुआ। 50 इसका उत्तर ऑप्शन सी हुआ। यहाँ पर देखो डेरोथी। इस प्रश्न को आप पढ़िए, बस हम जस्ट गए जस्ट आ गए। थोड़ा सा पानी पी ले बच्चों, लगातार बोलते बोलते गला सूख गया है। आप इसको करिए, हम तुरंत आ गए। तो आशा करते हैं आप सभी बच्चे इस प्रश्न को बना लिए होंगे और कुछ बच्चे नहीं बना पाए होंगे। जो बच्चा इस प्रश्न को नहीं बना पाया वो इसको देखे। ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है बच्चों। ऐसे प्रश्न आपको फंसा सकते हैं और ऐसे प्रश्न जरूर रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो भैया क्या कहता है कि डोरोथी रोज उसकी पुस्तक के, मतलब डोरोथी जो है रोज अपनी पुस्तक पढ़ती है और उसके पृष्ठों की समान संख्या पढ़ती है। समान संख्या पढ़ती। 10 दिनों के बाद उसके पुस्तक का भाग 11/12 भाग पढ़ने के लिए शेष है। ठीक है, 11/12 भाग शेष है और अन्य 5 दिनों के बाद उसके पास पढ़ने के लिए 210 पेज शेष हैं। डोरोथी एक दिन में कितने पेज पढ़ती है? बहुत बेहतरीन। सबसे पहला बात तो माना, माना कि पुस्तक में पेजों की संख्या, माना कुल पेजों की संख्या। तो ठीक है, माना कुल पेजों की संख्या। पेजों की संख्या क्या है? तो देखो पेजों की जो संख्या है वो मान लिया मैंने x। वो क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, तो यहां पर देखो वो मान लेते हैं x, ये संख्या वो मान लिया x। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब ये कुल पेजों की संख्या x है, वो साथियों 10 दिनों के बाद कितना भाग पढ़ने के लिए उसके पास शेष है? तो ये कुल पेजों की संख्या हो गई x। ठीक है, ये कुल पेज की संख्या है। इसमें से उसने कितना, उसके पास कितना है तो कितना भाग पढ़ दिया गया, शेष बचा है 11/12। इतना भाग पढ़ा गया तो इसको यहाँ पर x ही है, ये x का ही भाग तो किया गया है, तो इतना भाग पढ़ा गया। इसके पास बचा,
अब ये इतना भाग x/12 भाग उसने पढ़ डाला है, x/12 भाग उसने पढ़ डाला। अभी तक 10 दिन में इतना पढ़ा, 10 दिन में उसने कितना पढ़ा, 10 दिन में उसने इतना पढ़ा। ठीक है, ये 10 दिन में उतना पढ़ा, तो एक दिन में कितना, ये 10 दिन में पढ़ा है, 10 दिन में, ये 10 दिन में इतना पढ़ा है। तो एक दिन में कितना पढ़ा होगा, एक दिन में, एक दिन में तो ये 10 दिन भी उधर चला जाएगा एक दिन में। तो देखिए 10 दिन में पढ़ती है 1/12, तो एक एक दिन में 1/12 तो था, लेकिन जो 10 था वो यही नीचे आ जाएगा 12 के साथ। बोले तो 1/120, 120। ये साथियों उसने टोटल एक दिन में इतने पेज पढ़े, 1/120, 1/120 एक दिन में इतने पेज पढ़ती है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब उसने कहा कि अन्य 5 दिनों के बाद उसके पास पढ़ने के लिए 210 पेज शेष बचे। तो उसने 5 दिन में कितना पढ़ा, यहां पर से देखिए आप, यहां से देखिए, एक दिन में पढ़ती है इतना, तो 5 दिन में कितना पढ़ेगी, 5 से इसको गुणा कर देंगे तो 5x, यहां से देख लीजिए, ये 5 से गुणा कर देते हैं 5 दिन में। 5 दिन में देखो भैया, बता पहले लिख देते हैं 5 दिन में, 5 दिन में। बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, और बता भी हम आपको सावधानी पूर्वक रहे। तो देखो 5 दिन में, 5 गुणे और एक दिन में कितना, एक दिन में पड़ती 1/120। ठीक है, इतना बात क्लियर। 5 से काटेंगे एक बार में, और 5 से इसको काट लेंगे कितने बार में, 24 बार में। यानी कि 5 दिन में कितना पड़ती है, 5 दिन में यहाँ पर देखो 5 दिन में पड़ती है 1/24, 1/24। इतना साथियों उसने 5 दिन में इतना भाग जो है वो पढ़ा, इतना भाग जो है उसने पढ़ा। और उसके पास पढ़ने के लिए शेष कितना रह गया, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो टोटल संख्या बच्चों कितनी थी, टोटल संख्या, तो देखो उसने पहले तो 11 बटे, पहले कितना भाग पढ़ा था, पहले भाग, यहां पर देखो पहले भाग पढ़ा था। अब यहां से देखो इतना प्रश्न का लेवल अलग चेंज हो गया। यहां से देखो पहले उसने पढ़ा था 11/12 भाग, 11/12 भाग टोटल का। अब इसी में से उसने पढ़ दिया है 1/24 और 5 दिनों में। तो इसका देख लेते कितना बचता। तो ये एलसीएम 24 हुआ, और ये साथियों 11 दूना 12 दूना 22, 11 दूना 22, तो 22 में से एक गया, 22 में से एक गया, और यहाँ पर x तो है ही है, ये 22, ये कितना जाएगा, ये साथियों 22x, 22x में से एक x चला गया, तो कितना बचा, ये बचा 21x, 21x/24, 21x/24। इतना उसके पास पढ़ने के लिए शेष बचा, जबकि संख्या में, पेजों की संख्या में तो 21x, 21x/24 इतना बचा। वो साथियों कंफर्म ये एक्स के मॉडल में, और रियल में कितना बचा है, 210, 210, इसीलिए मैंने इसके बराबर कर दिया। ठीक है, ये लास्ट में शेष इतना बचा, और लास्ट में शेष यहाँ पर इतना बचा। तो ये देखो इसका गुणा कर लेते, 21 से काटेंगे 10 बार में, 21 से काटेंगे 10 बार में, और ये 10 से गुणा कर दिया। यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 240। यानी कि भैया उस पुस्तक में पेजों की संख्या कितनी है, पेजों की संख्या 240 है। बस इतना बात तो क्लियर, पेजों की संख्या 240। और एक दिन में वो कितना भाग पढ़ता है, एक दिन में यहाँ पर देखो, एक दिन में वो 1/120, एक दिन में 1/120। तो उस वही तो आपसे पूछा कि डोरोथी एक दिन में कितना पेज पढ़ती, तो वो कितने पेज, 1/120। एक्स क्या थी, टोटल संख्या, तो यहां पर आ गई। अब 240, यहां पर देखो 240/120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे 2 बार में। यानी कि इसका मतलब क्या है, डोरोथी एक दिन में 2 पेज पढ़ती थी। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न था। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, ये रहा। कहता है इस आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात देखो, इधर ये सबसे पहली बात देखो, ऐसा वर्ग जो है यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, ऐसा कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, ये इतनी है। तो यहाँ पर देखो भैया कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण है, 1 2
यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर हम टिक लगा रहे हैं, 1 2 3 4 और 4 4 ये 8, इतने ये 8 हो गए। ठीक है, 8 तो ये हो गए। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखो एक तो ये बन रहा है, ये वाला एक बन रहा है। ठीक है, और एक इधर से ये वाला भी बन रहा है। यहाँ पर इस कलर ग्रीन कलर से देखिए ये वाला भी बन रहा है। ये दो हुए। और यही नहीं, इसके अतिरिक्त बच्चों एक बीच में भी यहाँ पर देखिए ये वाला बन रहा है। ये बन रहा कि नहीं, ये भी तो बन रहा है, ये भी तो एक वर्ग है। तो 3 ये बड़े बन गए। तो 8 पहले बने छोटे छोटे, ये 3 बन गए बड़े। अब यहाँ पर देखो ये इतना हुआ। अब यहाँ पर देखो इसमें एक ये छोटा वाला, एक ये और एक ये और एक ये स्वयं बड़ा वाला। ठीक है, तो 3 इसमें बन रहे हैं। तो 3 इसमें, इसमें टोटल कितने बन रहे हैं, इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। ठीक है, तो कितने, ये 8 2 10 हुए। ये 8 और 2 10 हुए बच्चों। कितने हुए, सॉरी यहाँ पर तो 3 जोड़ा था ना मैंने, ये 3 थे। हाँ यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर देख लो 3 थे। ये वाले बड़े वाले 3 और ये 3 3 9, 3 3 9। तो ये कितना, 8 3 11 और 11 और 9 20 हो गए। टोटल 20, टोटल 20 वर्ग इसमें मौजूद हैं। बताओ आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो ठीक है साथियों, देखिए आगे इसमें 20 वर्ग मौजूद है। मैंने आपको अलग अलग चित्र करके भी बतला दिया। यहाँ पर देखो भैया क्या कहता है, कहता है कि एक सर्किट में, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। तो जब धार 0.5 एम्पियर प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय ज्ञात करें। आप सभी लोग जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो धारा गुणे समय, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर, समय बराबर आवेश, आवेश, आवेश बटे धारा, ये हो जाएगा आवेश बटे धारा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो समय को अगर टी कहा जाए, समय को अगर टी कहा जाए तो यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ से आप नहीं देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ से। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। अगर समय को टी कहा जाए तो आवेश कितना है 300 कूलाम और धारा कितनी 0.5, 0.5, दशमलव हटाया ऊपर एक जीरो और बढ़ा दिया। तो ये डिफरेंट कलर से बढ़ाते हैं, ये दशमलव हटाया जीरो बढ़ा दिया। नीचे 5 है, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो ये 2 जीरो बचा, 2 जीरो बच गया। टी बराबर कितना आ गया, 600 सेकेंड आ गए। 600 सेकेंड कहाँ, ये 600 सेकेंड ऑप्शन ए में ही। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। मित्रों देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई। कब, 1864 ईस्वी में किसने करी, केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने। कभी भी ये प्रश्न बच्चों आपकी नजर में नहीं आया होगा, जब भले ही आप कितने दिनों से पढ़ रहे हो, केशव चंद्र सेन। ठीक है, ऑप्शन आपके प्रश्न का डी सही जवाब। आगे देखते हैं, ये रहा, कहता 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटों तक उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट में कितनी होगी। तो देखो 300 वाट का वो है और वो 8 घंटे के लिए चलता है। एक दिन में तो 8 ही घंटा चलता, और यूनिट में लाने के लिए 1000 से भाग, क्योंकि एक यूनिट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, अब देखो एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो। ठीक है, इसका गुणा करते 8 त्रिक 24, 24 बटे 10 को लिख सकते 2.4 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, तो ये कहां पर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। देखते हैं अगला, कहता है कि भैया शक्ति बराबर डब्ल्यू बटा टी में डब्ल्यू का अर्थ कार्य होता, डब्ल्यू का अर्थ यहाँ पर ऊर्जा नहीं बच्चों, कार्य होता है, कार्य होता। क्योंकि साथियों शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब। आगे देखेंगे, ये रहा, क्या कहता है,
कहता है कि बस का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3600 तो भैया रीड करता है। यदि यात्रा में 8 घंटे लगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में औसत गति क्या है? तो भैया देखो वो 3000 था, 6000 3600 हो गया। इसका मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी 600 थी। ठीक है, 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर कितने समय में? 8 घंटे में। तो यहाँ पर देखो 8 से काटते, 8 सते 56 बचे 4, 8 पंच 40, ये 75 हो गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां पर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ये देखो प्रश्न संख्या 71 कहता नीचे दिए गए आधार पर उसके नीचे दिए गए कथन के आधार पर उसके दो तर निष्कर्षों को में से कौन सा निष्कर्ष निकाले जा सकते? ये रहा विवरण। कहता है कुछ खरगोश बिल्लियां हैं। कुछ खरगोश जो हैं साथियों वो बिल्ली हैं। तो मैंने बना दिया ये कुछ खरगोश जो है, ये देखो ये है खरगोश। ये क्या है? ये है खरगोश। तो ये हो गया खरगोश। ठीक है, ये हो गया खरगोश बच्चों। अब कहता कुछ खरगोश जो हैं वो बिल्लियां। तो मान लिया इतने खरगोश जो हैं, इतने खरगोश ये बिल्ली हैं। ये क्या है? ये बिल्ली हैं। ये बिल्ली हैं। ठीक है। अब कहता सभी बिल्ली जो हैं, सभी बिल्ली सभी बिल्ली बंदर हैं। तो यहाँ पर सभी बिल्ली क्या करेंगे? बंदर हो जाएंगी। सभी बिल्ली बंदर हैं। तो यहाँ पर देखो ये ग्रीन वाला बंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंदर। ठीक है। यहाँ पर देखो, अब देखो निष्कर्ष। कहता कुछ खरगोश बंदर हैं। तो खरगोश और बंदर का हिस्सा एक में ही है। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब कहता कोई बिल्ली खरगोश नहीं। ये तो गलत है। बिल्ली खरगोश है, बिल्ली खरगोश है, इसीलिए ये गलत। तो ऑप्शन कहां पर? कथन एक, केवल निष्कर्ष एक सही है। ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन ए। ठीक है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता? कहता है कि 20.9 प्लस 2.09 प्लस 0.029 प्लस 0.029 प्लस 29। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये देखिए कि आपको हम एकदम साधारण तरीके से जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई तरीका ट्रिक बताएंगे, एकदम इजी तरीके से। देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है? 29। तो 29 रखा। फिर उसके बाद 20.9। तो हमको काम एक ये करना कि दशमलव एक जगह रखना है। यहाँ पर 2.09 उसके बाद है। ठीक है। फिर उसके बाद 2.09। ठीक है। उसके बाद 0.029। उसके बाद ये हो गया। अब देखो इन सभी को हम जोड़ लेते। ये कितना हुआ? ये हुआ 9 9 18। 9 9 हो गया 18। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? बिल्कुल हो गया यहां तक। तो 9 9 18, हासिल लगा एक। 9 2 11, 11 1 12, 12 का 2 हासिल लगा एक। तो 9 2 11, 11 1 2, 11 1 12, 12 का 2 हासिल लगा एक। तो यहाँ पर देखो अब आ गया दशमलव। अब साथियों कितना आ गया? दशमलव। तो दशमलव मैंने लगा लिया है, दशमलव जी लगा लिया। तो यहाँ पर देखो 9 और 2 11, 11 1 हासिल वाला 52। अब देखो 2 2 4, यहाँ पर सॉरी 12, 12 का 2 हासिल लगा एक 4, 2 और 2 4, 4 1 5, ये 5। 52.228 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में ही। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो ये रहा, कहता भूमि के आयताकार प्लाट के आयाम के निकटतम पूर्णांक में सही दिए गए हैं। 37.23 मीटर। आयत की परिधि की ऊपरी सीमा क्या होगी? बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। यहां पर देखो कहता है आयत की, आप जानते हैं कि परिधि और परिमाप सेम होता, 2 + L + B होता। यहाँ पर देखो 2 और 37 है लंबाई, 37 है लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है? 23।
23। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये साथियों 2 और ये ब्रैकेट में 37 23 60, ये हो गया 60। तो 60 दूना 120, 120 क्या 120 है। कुछ बच्चे 120 ऑप्शन में तुरंत लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। आपसे प्रश्न में देखो उसने क्या कहा, यहाँ पर 60 गुणे 2 गुणे 60 बराबर 120 तो आ रहा है, लेकिन उसने कहा है कि भैया आयाम जो है वो निकटतम पूर्णांक में लिए गए हैं, निकटतम, इससे ऊपर भी हो सकते थे वो। ठीक है, और तो परिधि की ऊपरी सीमा बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर 122 होगा, ये तो निकटतम के द्वारा 120 आया है और 120 से ऊपर कोई है नहीं। अब ये कैसे आया ये भी बता देते। देखिए, तो हमने बताया कि भैया आयत का जो परिमाप है 2l प्लस बी रहता, कि उसने कहा निकटतम में है, तो हो सकता है साथियों ये 37.5 रहा हो, 37.5, और वो 23.5 रहा हो, दशमलव हटाकर वो निकटतम में कर दिया उसने, और ये साथियों हो जाता है 31, 31 हो जाता कितना, सॉरी 31 नहीं बच्चों 61 हो जाता है वो, 60 और 1 61, और 61 दूना कितना हो जाता, 122 हो जाता। वही चीज हो गया कि नहीं, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता विषम की पहचान करें। विषम की पहचान, यहाँ पर देखो है एन है और डी है ए जेड। यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे होंगे कि एक चीज एक तो बढ़िया दिख रहा, यहाँ पर एन में देखो 1 2 3 लाइनें, ए में 1 2 3 लाइनें, एक जेड में 1 2 3 लाइनें, लेकिन डी में देखो साथियों 3 लाइनें नहीं है, इसीलिए गलत हो जाएगा, मतलब भिन्न हो जाएगा। आकृति बी, आकृति बी जो है वो साथियों आपके प्रश्न का उत्तर हुआ, आकृति बी। ठीक है, और आकृति बी को ऑप्शन ए में रखा गया है, ऑप्शन ए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, तो यहाँ पर देखो वही चीज आ गया, जोड़ घटाना एक साथ में आ गया। साथियों सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेगा, ताकि आने वाली अगली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप पहले देखें। तो यहाँ पर देखो भैया क्या कहता है, कहता है प्लस प्लस वाले एक जगह रखना। तो यहाँ पर देखो प्लस 800 है, फिर प्लस का 600 है, प्लस का 600 है, फिर प्लस का साथियों 58,000, 58,694 है। ठीक है, उसके बाद प्लस 5 का है, फिर उसके बाद माइनस के देखो यहाँ पर साथियों ये रहा। ठीक है, माइनस का 5 और माइनस के 45 4,586। ठीक है, और माइनस के 45। ठीक है, और माइनस का 54,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 लाख। माइनस का यहाँ पर देखो, माइनस का 54 62 और 54 62 58 इतना हुआ। अब देखो ये प्लस वाले हम जोड़ते हैं, ये प्लस वाले 8 6 14 14 5, ये पूरा पूरा इतना जोड़ते हैं, इतना इतना पूरा जोड़ते हैं, ये देखो। ठीक है, तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 60 डबल जीरो 600 ये कितना आता है बच्चों, ये आ जाएगा कितना, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6009। ठीक है, इतना। और ये इसको जब प्लस वालों को यहाँ माइनस वालों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55,0,894। ठीक है, ये इतना। तो यहाँ पर इतना जब माइनस होगा, 2 2 4 2 6 2 2 4 5, एक एक उसका फर्क है, तो साथियों कहाँ से काम चलेगा। तो यहाँ पर देखो, ये देखो माइनस होगा, इसीलिए इसका उत्तर माइनस में आएगा, इसीलिए इसका उत्तर माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा संख्या इसमें घट रहा है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 49,49,0795, 49,0795, ये हो जाएगा। कहां पर है, 49,0795, ये रहा ऑप्शन बी, माइनस वाला आपका उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, कहता है शोल्डर टाका के घटक क्या है।
आपने देखा होगा कि साथियों धातुओं में कभी कभी जोड़ा जाता तो टांका लगाया जाता। उनके घटक क्या होते, वो साथियों होता है उसमें पीबी लेड, और साथियों टिन होती है एसएन, ये साथियों होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब होता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 165 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकेंड में 750 मीटर लंबे पुल को पार करती है, ट्रेन की गति क्या है। आप सभी जानते हैं कि ट्रेन को पुल और प्लेटफॉर्म और स्टेशन ये सभी चीजें लंबी चीजें पार करना पड़ता है, तो वो अपने और उस पुल के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। वो अपनी लंबाई और प्लस ट्रेन प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पर देखो 165 मीटर तो हो गई लंबी ट्रेन, प्लस ये 755 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। और इसमें कितना समय लगता, इसमें लगता है साथियों 46 सेकेंड। देखो बेटा यहाँ पर साथियों ये 165 और उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 920। ठीक है, ये ऊपर चल उसके द्वारा तय की गई दूरी और इतना लगा समय। ठीक है, तो दूरी बटा समय क्या होता, ये हो जाता चाल। तो इसको बदलते यहाँ पर 46 है, 46 दूना 92, यहाँ पर ये आ गया 20। अब ये 20 आया है, ये मीटर प्रति सेकेंड में है क्योंकि दूरी यहाँ पर मीटर और समय सेकेंड में। हम लोग इसको बदलेंगे साथियों किलोमीटर प्रति घंटा में। इसमें लाने के लिए इसमें गुणा, तो यहां से देखिए इस 20 में गुणा करेंगे 18/5 से। ठीक है, उसमें लाने के लिए 4 5 से काटेंगे, 5 का एकम 5, 5 चौके 20। ठीक है, 5 चौके 20। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर साथियों देखिए यहाँ पर किससे ये क्या था, तो देखो हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको 18 चौक कितना हो गया 72, ये 18 चौक 72, 72 की रफ्तार हो गई इसकी, 72 की, ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे देखो इसमें पूछता है निम्न की श्रेणी में अगली आकृति, ये थी तो ऐसी बन गई। देखो यहाँ पर ये चीज पहले इधर निकला था तो ये पलट कर लगी तो इधर निकला, तो अब ये देखो ये इधर थी तो ये पलट कर उधर जाएगी, तो ये आकृति बी ऐसी दिख रही है। आकृति बी जो है एकदम सही। ठीक है, आकृति बी, आकृति बी को साथियों आकृति सी में इस बार धर दिया गया, ऑप्शन सी में। ठीक है, देखते हैं साथियों आगे। आगे देखो कहता है ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहा, ये 79 नंबर प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क रहा, होमवर्क। और इससे बाद वाला हम क्वेश्चन बता देते हैं, ये इसके बाद वाला ये कथन और निष्कर्ष का था, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कहता है, कहता है दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और यह चुने कि कौन से निष्कर्ष तर्क संगत रूप से कथन का अनुसरण करता है या नहीं। ये रहा कथन, कहता है इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब में सीईओ ने कहा मिगुएल एंजेल पुर्तगाल को उनके सहायक गोंजालो गोंजालो मिगुएल ये क्या लिखा, ये यहां से आएगा गोंजालो यार्जा द्वारा आने वाले इस सीजन में स्टेलियंस की महिमा के लिए तैयार करने की तैयारी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कथन, ये रहा कथन। कथन कहता है कि सीईओ का मानना है कि नया कोच टीम के प्रदर्शन में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो ये क्या मानना है, ये उनकी मान्यता है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो ये तो वाला सही है बिल्कुल, नया कोच तो नया धोबी कथरी में साबुन लगाए वही वाली दशा होगी, तो साथियों वो साफ सुथरा ही काम करेगा और ज्यादा करेगा। दूसरा देखो सीईओ चाहता है कि आने वाले सीजन के लिए सीईओ आने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता, ये भी सही। तो भैया आपका इसमें उत्तर क्या होगा, दोनों निष्कर्ष सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस ये देखिए ये 80 नंबर प्रश्न था, 79 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको
कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर होमवर्क के तौर पर इसका उत्तर देना है। ठीक है साथियों। तो साथियों यह क्लास कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी? आज की क्लास में इतने ही प्रश्न हम लेकर आ पाए साथियों। अगर यह क्लास अच्छी लगी तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली अगली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एकदम निःशुल्क तरीके से, बेहतरीन बढ़िया तरीके से टेलीग्राम चैनल पर, वीनस क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।